थोड़ा सा मैं जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना उसको उस दिन क्लास कंप्लीट कंप्लीट थी, उसको मैं कंप्लीट करके फिर आता हूँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी जो नहीं बता पाया था मैं उस सिस्टम को बता रहा था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक्ट ऑफ द प्रॉफिट। एक ऐसा सिस्टम जो लाभ के लिए काम करता है। किसके लिए करता है? प्रॉफिट। कहीं भी इकोनॉमिक्स की बात जब आएगी ना, तो आप एक शब्द यूज करना, क्या? प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट की ही बात होगी, हमेशा वहाँ प्रॉफिट की बात होगी, ठीक है? और प्रॉफिट जो है दो तरह का होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, इंडिविजुअल और सोशल। पब्लिक, सोशल। जब हम सिस्टम बनाएंगे तो इसी के आधार पे सिस्टम बनेगा आपका। सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो इंडिविजुअल या तो सोशल प्रॉफिट। इसको लेके कोई प्रिंसिपल बनेगा, क्या बनेगा? सिद्धांत बनेगा, और स्ट्रक्चर बनेगा, और फंक्शन होंगे। इस प्रिंसिपल, इसको लेकर के दो प्रिंसिपल बने। जब सोशल और इंडिविजुअल की बात आई, तो सोशल में तो क्या, इंडिविजुअल में क्या बना? कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अब इसको दोबारा मैं नहीं बता रहा, ठीक है? कैपिटलिस्टिक सिस्टम जहाँ इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात होती है, और एक सोशल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? बट इन दोनों में एक कमी है, ये एक्सट्रीम लिबर्टी की बात करता है। बंद कर दो। ये एक्सट्रीम लिबर्टी की बात करता है, तो ये किसकी बात करता है? ये एक्सट्रीम इक्वलिटी की बात करता है, जबकि दोनों का होना जस्टिस होता है। तो कोई भी सिस्टम जो बनेगा वो जस्टिस के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनेगा। और इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होगा? लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों होंगे। क्लियर? तो भारत ने एक नया मॉडल बनाया। जो भारत का मॉडल है वो प्रोग्रेसिव सोशलिज्म है, जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को ले लिया। क्योंकि सोशलिज्म का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सभी की समानता की बात करता है, और कैपिटलिज्म का प्रोसेस बहुत अच्छा है, ठीक है? हर व्यक्ति अपना मैक्सिमम एफर्ट करता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है? तो दोनों को जोड़ के हमारा सिस्टम जो बना, इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, मिक्स इकोनॉमी जो बना, तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया कि देखो, दो ही तरह के उत्पादन होते हैं। उत्पादन और वितरण दो कार्य होते हैं, प्रोडक्शन और, दो कार्य होते हैं इकोनॉमी के, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? गुड्स का होगा, जो दिखता है, और सर्विसेज का होगा। जो गुड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो गुड्स होते हैं जो नेचुरल, प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं हमें। ये तो अर्थव्यवस्था का हो गया प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? दूसरा क्या होता है? जो हम कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से लाते हैं। तो जब इन चीज़ों से लाते हैं तो ये है आपका इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल, सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है? फिर जब हमने सर्विस की बात किया, तो सर्विस इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। और सर्विस को जो प्रोड्यूस करते हैं, इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस बाई सर्विस, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्शियरी सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? अब ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये मानव का विकास करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे एक मानव को क्या चाहिए? मानव को आवास चाहिए, भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट सर्विस देते हैं, उसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ये समस्या तो नहीं? अब
सर कोई पूछे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप बताओगे? कि इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सर्विस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, विकास के लिए। जिन देशों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वहाँ का मानव विकास क्या होगा? भारत की मानव विकास में स्थिति क्या है पता आपको? 177 देशों में 177 कंट्रीज में 136। इट मीन्स दैट 135 कंट्री is had before us. It means that we are very poor on the basis of human development index. हम लोग मानव विकास में बहुत खराब स्थिति में क्यों? कारण क्या है इसका? शिक्षा की स्थिति क्या है इंडिया में? स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में गए हो कभी? गए हैं? सरकारी अस्पताल में सर्विसेज बहुत ही पुअर क्वालिटी की हैं। प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हैं। कितने लोग के रीच में है? हालांकि सरकार आयुष्मान योजना और इन सबसे प्रयास कर रही है, बट क्या सबसे मार्जिनल का मतलब जो सबसे गरीब आदमी है उस तक ये सर्विसेज क्वालिटी और क्वांटिटी में पहुंच रही है क्या? क्वालिटी का मतलब होता है कि गुणात्मक। वो कैंसर का इलाज कराने गया है तो उसको दवाई तो मिली, बट बुखार हटाने वाली दवाई मिली। दिस इज क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी। इट मीन्स दैट सर्विसेज सभी तक हो और क्वालिटेटिव हो। क्वालिटी में समझते हैं? एक कमरे का आपने मकान दे दिया झुग्गी टाइप में और उसको 2 कमरे की जरूरत है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी तो मिल गई बट क्वालिटी नहीं मिली। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है ही है। ठीक है? ग्रोथ ग्रोथ हमेशा क्वांटिटिव होता है और डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। भारत को ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की जरूरत है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो भारत में 100 लोग रहते हैं, भारत की जनसंख्या 100 है, तो 100 लोगों को टीवी की जरूरत है, टेलीविजन के। 100 लोगों को टेलीविजन मिल गया। इट मीन्स दैट इंडिया इज सेल्फ रिलायंस फॉर द ग्रोथ। भारत को जितनी डिमांड थी उतनी उसने सप्लाई हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अमेरिका में प्लाज्मा टीवी चलता है, QLED चलता है, और इंडिया में उनको क्या दिया गया? 1990 मॉडल का कलर टीवी दिया गया। ओके, इलेक्ट्रॉन गन वाली टीवी दी गई। तो इट मीन्स दैट ग्रोथ इज कंप्लीट बट डेवलपमेंट। अब जैसे कभी कभी आप सुनते हो ना, भारत में कहा जाता है, भारत में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6% के आसपास है। सुनते हैं ना आप? 7%। और मोदी जी कहते हैं अमेरिका का तो 2% है, 2.5% है, जापान का 2.5% है। तो इसका मतलब ये है कि क्या अमेरिका हमारे से बहुत पीछे है क्या? इसकी मैं कहानी समझा दूँ, कहीं बोलने की स्थिति हो तो बता दो। इट मीन्स दैट चाइना, USA, रसिया, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री हैज बीन completed their growth. They become self-reliance and in position to export their growth. या तो निर्यात करने की स्थिति में है, या तो अपनी सारी आवश्यकताएं वो पूरी कर चुके हैं। बट क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च। आज QLED टीवी कब आया? जब रिसर्च हुआ ना। हैं? जब रिसर्च हुआ तो क्या हुआ? जो हमारे पास फ्लैट टीवी उस समय चलते थे, प्लाज्मा टीवी चलते थे, उसकी जगह कौन आ गया? QLED आ गया। तो उन्होंने क्या किया? प्लाज्मा टीवी को ठप्पा लगा के मॉडिफाई करके इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया, और अपने यहाँ क्या ला लिया उन्होंने? QLED टीवी ला लिया। तो उनके यहाँ क्या हुआ कि पार्टिकुलर एक या दो सेक्शन में ही तो उनको सप्लाई करने की जरूरत पड़ी, सब में तो पड़ी नहीं। या हमें तो स्कूल भी बनाना है, अस्पताल बनाना है, पुल बनाना, सब कुछ करना नहीं करना है। तो नाउ दे आर हेडिंग फॉर द ओनली डेवलपमेंट, नॉट फॉर द ग्रोथ। और हम लोग अपना ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं? ग्रोथ पे खर्च कर रहे हैं। डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। रिसर्च कितने इंडिया में? बहुत ही कम। इसरो है तो बट क्या नकल मार रहे हैं अपन तो। जो सोवियत संघ और अमेरिका चंद्रमा पर अपने आदमी भेज दिए 1970 में, 69 में, वही हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्पेस स्टेशन जो है, रसिया ने लॉन्च किया था
83-84 में मीर मीर पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था। 84, 16 साल उधर हो गए, 25-40 साल हो गए, नहीं हो गए? 40 साल पहले रसिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया। जब मीर को ख़त्म किया गया तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया गया, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रसिया ने मिलाकर। और आज हम अपने यात्री वहाँ भेजते हैं और खुश होते हैं कि देखो, नहीं तो शुभम, क्या नाम था उनका, शुक्ला, उनको भेज दिया। समझ, हम भेज के खुश हो रहे हैं और वो 1983-84 में बना करके बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ लोगों को ये कहा जाता है कि देखो, हम तो 6% की दर से विकास कर रहे हैं साहब। विकास दर कितनी होनी चाहिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को इंक्लूड करोगे अगर, तो 2%, 2.5% तो आपका डेवलपमेंट हो गया, और कम से कम 14-13% ग्रोथ होना चाहिए। टोटल 16% की दर से अगर हम बढ़ेंगे तभी हम विकसित हो पाएंगे। और हम कितने पे हैं? बात समझ आ गई? एक 25 साल की उम्र की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है या 10 साल के बच्चे की? 10 साल के बच्चे की तुलना की जाए और 6 महीने बच्चे की तुलना की जाए तो 6 महीने का बच्चा ज़्यादा तेज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? इट मीन्स दैट इफ यू आर नॉन डेवलप्ड, then your growth rate is quite high. then developed, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की तरफ पहुंच जाएंगे, जैसे या 35 साल के आदमी की उम्र बढ़ती है, वो ग्रोथ बढ़ती है क्या? आनी समझ में आ गई? ये चीज़ इकोनॉमिक सिस्टम में भी लागू होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब हमने फंक्शन की बात की, तो फंक्शन दो तरह के हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टेक्निक होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सिस्टम डिवाइड इन 3 पार्ट्स। इसके कितने क्लास होते हैं? 3। नॉन डेवलप, नॉन डेवलप कौन होते हैं, है ना? जहाँ नेचुरल प्रोडक्शन होता है, क्या होता है? प्रोडक्शन टेक्निक से नेचुरल। और जब नेचुरल प्रोडक्शन होगा तो उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होगी? कम होगी। तो इनके पास क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती है। प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होती है। और मोस्ट ऑफ द, ये टेक्निक यूज नहीं करते, कैपिटल यूज नहीं करते, ये प्रोफेशनल भी नहीं होते, ठीक है? क्या व्यापार के लिए होता है क्या? जो प्राकृतिक खेती होती है, कोई किसी ने एक गाय पाल रखी है गांव गांव में, वो दूध तो पी रहा है या बेच रहा है? क्या नहीं बेच रहा है, बेच भी रहा है तो थोड़ी बहुत इधर उधर देता है। मोस्ट ऑफ द नॉन डेवलप्ड कंट्री have little production and lesser quality, so they are not professional, savings is quite low, सेविंग भी बहुत कम है। तो जब सेविंग कम होगी, 10 रुपये आप पैदा कर रहे हैं, 10 रुपये खा ले रहे हैं, सेविंग क्या हो गई? जीरो। तो क्या इकोनॉमी में आप लगा पाओगे पैसा क्या? 100 रुपया कमाते हो और 10 रुपया खर्च होता है तो 90 रुपया कहाँ जाएगा? हाँ, तो आप बैंक में उसको रखोगे, बैंक किसी को लोन देगा उत्पादन करने के लिए, तो मार्केट में आप डिमांड करोगे, मार्केट में डिमांड करोगे तो भी तो मार्केट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? और बैंक में रखोगे, किसी को पूंजी मिलेगी तो भी उत्पादन बढ़ेगा। तो सेविंग्स जो होता है वो डायरेक्टली इकोनॉमी में लगता है, ठीक है? और सेविंग नहीं होगी तो इकोनॉमी, तो स्टेट मीन्स दैट नॉन डेवलप्ड कंट्री हैव लिटिल कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट, सो देयर ग्रोथ रेट इज क्वाइट लो। ये जो ग्रोथ रेट होगी क्या होगी? लो होगी। और इधर सर्विस और गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होगी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा? लो होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा? होगा, एजुकेशन नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, सब लो होंगे। फिर आप देखें, इसका अपोजिट क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है? यहाँ पर प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी बेस प्रोडक्शन हो रहा है,
प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजी बेस प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी बेस प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या है, ज़्यादा है। या तो ये सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर है, या तो ये एक्सपोर्ट करें। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे या इंटरनल मार्केट को सप्लाई करेंगे तो इनके सेविंग्स बढ़ेगा और इकोनॉमी में री इन्वेस्टमेंट होगा। जब री इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि ये इकोनॉमी क्या होगी, ट्रांसपेरेंस होगी, ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी। ठीक है। भारत में राज्यों की तुलना कर, महाराष्ट्र में ज़्यादा टेक्निक यूज होती है या बिहार में? उसमें बिहार महाराष्ट्र की तुलना में पिछड़ा है कि नहीं पिछड़ा है? ठीक है। इसी तरह किसी भी क्षेत्र का, किसी भी व्यक्ति का कंपेरिजन कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक इकोनॉमी होती है डेवलपिंग। उसकी विशेषता क्या होती है कि वहाँ क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी तो ये लेते हैं इन थॉट, कुछ लोग तो पूरी तरह से डेवलप्ड की तरह बिहेवियर करते हैं। वो प्रोफेशनल भी हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी हैं और लाभ भी ज़्यादा है। यार रिच क्लास, ये क्या है, रिच। दूसरे वो लोग हैं जिनमें अभी तक नॉन डेवलप की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो हो गए पुअर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपना चेंज कर रहे हैं, अभी पूरा चेंज नहीं हो पाया है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बट अभी भी ट्रेडिशनल बने हुए हैं। क्या है, मिडिल क्लास। क्या है ये? तो जहाँ पर ये तीनों ही क्लास मिल रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्री है। क्या है, क्या हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आपको डेवलप्ड के भी सिम्टम्स दिखेंगे और नॉन डेवलप के भी दिखेंगे और दोनों के बीच के भी सिम्टम्स दिखेंगे। इट मीन्स दैट इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्मिंग। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किधर, नॉन डेवलप से डेवलप की तरफ। इधर नॉट फुली नॉट डेवलप और फुली डेवलप्ड। ना तो पूरी तरह से वो नॉन डेवलप है और ना ही पूरी तरह से वो डेवलप है। इट मीन्स दैट मार्चिंग टुवर्ड नॉन डेवलप टू डेवलपमेंट। कोई समस्या तो नहीं समझने में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन मेथड we have three class, three categories: one non-developed, developed, and developing. Okay. Now distribution. What is distribution? Distribution दो तरह का होता है, कंट्रोल एंड फ्री। ये सोशलिस्टिक सिस्टम में होता है और ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम में होता है। तो यहाँ फ्री होता है, फ्री क्या होता है, फ्री होता है सप्लाई। हर व्यक्ति को सप्लाई करने का फ्रीडम है। सभी लोग उत्पादन कर रहे हैं, सभी लोग सप्लाई कर रहे हैं। जब सभी लोग उत्पादन करेंगे, स्वतंत्र हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनेंगे, नहीं बनेंगे? या मोनोपोली होगी? क्या नहीं होगी? हर आदमी कंपटीशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ प्रोडक्शन में कंपटीशन होता है। तो प्रोडक्शन में जब कंपटीशन होगा तो प्रोडक्शन क्वालिटी और चीप होगा, सस्ता और इसी तरह डिमांड में फ्रीडम होगी और आदमी डिमांड करेगा। तो जहाँ सप्लाई करने वाले हैं और जहाँ डिमांड करने वाले एक साथ आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट। क्या बोलेंगे? जहाँ सप्लाई और डिमांड यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इंटरेक्शन करेंगे, वो क्या बनेगा, दिस इज मार्केट। तो मार्केट सप्लाई डिमांड का एक फ्री कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइस डिसाइड की जाएगी वो प्राइस सप्लाई और डिमांड के आधार पर डिसाइड की जाएगी, बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। समस्या तो नहीं कि सप्लाई और डिमांड के आधार पर यहाँ प्राइस डिसाइड की जाएगी। सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम होगा। हमने आपको बताया था कि वस्तुएं, गुड्स और सर्विस दो तरह के होते हैं, जनरल और नॉर्मल और इसेंशियल और वॉलंटियर अल्टरनेटिव। इसेंशियल क्या होता है, खाना। ठीक है। तो अगर इसेंशियल
गुड्स की सप्लाई बढ़े या सर्विस की सप्लाई बढ़े तो सस्ता होगा नहीं होगा, सेविंग्स बढ़ेगी, फिर आप अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की मांग करेंगे। गोवा आदमी घूमने कब जाता है? तो उसके जेब में पैसा होगा। जब जीने खाने में पैसा नहीं बच रहा है तो गोवा जाएगा क्या वो? तो इट मीन्स दैट जो अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस है, जो इसेंशियल गुड्स और सर्विस है, इसके बीच में भी एक संबंध पाया जाता है। अगर इसेंशियल गुड्स और सर्विस सस्ता होगा तो अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, और ये महंगा होगा तो उसकी डिमांड घटेगी। और अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस, इसेंशियल गुड्स और सर्विस अगर सस्ता हो गया, महंगा हो गया, बचत कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने आपको कई सारे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी यानी उछलता का सिद्धांत, किसकी कीमत घटेगी किसकी बढ़ेगी। इसेंशियल गुड्स और सर्विस की कीमत घटती बढ़ती नहीं है, क्यों? क्योंकि जितना आप खाते हैं उतना ही होती है। अगर रोटी की कीमत बढ़ जाए तो क्या खाना कम कर देंगे क्या? तो इसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, इसेंशियल गुड्स और सर्विस की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे नहीं पड़ता। अगर एक रोटी पहले 5 रुपए की थी, अब वो 10 की हो गई, तो क्या आप 3 की जगह 2 रोटी खाओगे क्या? वो पॉपुलेशन छोड़ दो भैया, सब आगे का चर्चा है, ठीक है? खाली यहाँ की है इसेंशियल गुड्स और सर्विस पर इसकी कीमत बढ़ने घटने का कोई फर्क। अब अगर रोटी 2 रुपए की हो गई तो क्या 5 खा लोगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस पर कीमत घटने बढ़ने का फर्क पड़ता है। अभी कोई टीवी है, वो 50,000 रुपए की है और घट के 10 रुपए कीमत हो जाए, तो जो 10 से 50,000 वाले हैं वो सब रेंज में आगे नहीं आ गए खरीदने के? तो यहाँ पर सप्लाई, डिमांड और प्राइस तीनों ही फ्री होता है और तीनों का अपना नियम होता है, ठीक है? यहाँ पर थ्योरी ऑफ सेटिस्फेक्शन है, 4 नियम काम करते हैं यहाँ पर। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस के लिए क्या होता है? लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, और कोई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी नॉन रिलायंस है, रिलायंस है, एक्सेसिव है, वो आयात करता है, निर्यात करता है या आत्मनिर्भर है, ये किससे पता लगेगा? लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन से। किससे? लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपके मार्केट में किसी चीज़ की कमी है या अधिकता है, किससे पता लगेगा? लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो मार्केट सिस्टम किस पे काम करता है? ऑफ सप्लाई, ऑफ डिमांड, ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ सेटिस्फेक्शन। बता दिया था ना उस दिन मैंने आपको। ये जो 4 चीज़ें होंगी, जहाँ सप्लाई और डिमांड दोनों ही फ्री है मार्केट में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्री इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप मार्केट में जाते हो तो दुकानदार जो दाम मांगता है और जो आप देते हो, बार्गेनिंग होती नहीं होती है ना? वहाँ पर उसकी इच्छा है सामान दे, आप डिमांड करोगे नहीं भैया हम तो दूसरे पे देखते हैं जाके। बट जो कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। पर समाज के बिहाफ पर इसको राज्य क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, राज्य ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और राज्य ही प्राइस फिक्स करेगा। नहीं समझा आप? सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस, ऑल द थ्री कंट्रोल बाई गवर्नमेंट। जहाँ ये सिस्टम काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल सिस्टम, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। यहाँ पर सप्लाई करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? क्या हर आदमी उत्पादन कर सकता है क्या? उस सिस्टम में नहीं कर सकता। आज भी भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता, ठीक है? तो जहाँ लाइसेंसिंग सिस्टम काम करता है, इट मीन्स दैट वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी। उत्पादन करने के लिए लाइसेंस, तो सप्लाई को डिसाइड करने के लिए क्या होता है? लाइसेंस होता है। और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? कोटा। क्या होता है? कोटा का मतलब होता है कि आप कितनी मांग करते हैं, वो कितना आपको देंगे। जैसे क्या होता है, पहले चीनी आती थी, कंट्रोल की चीनी आती थी,
तो 400 ग्राम एक व्यक्ति का होता था। आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 2 किलो चीनी आपको मिलता था। और आज आप अकेले रहते हैं, मार्केट में जाओ 2000 किलो चीनी ले लो, जितना मर्जी। कोई रोक है क्या? कोई रोक नहीं है ना। तो कंट्रोल सिस्टम जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों कंट्रोल्ड है। सप्लाई किससे कंट्रोल्ड है? लाइसेंस से। और डिमांड किससे कंट्रोल्ड है? कोटा से। और प्राइस भी यहाँ कंट्रोल है। कंट्रोल प्राइस को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। पर सप्लाई और डिमांड के आधार पर प्राइस सेट नहीं होती है, बल्कि सरकार सेट करती है। जैसे आप देखो, रेलवे है, भारतीय रेलवे है, उस पर टिकट पर लिखा होता है कि आपको 57% की छूट सरकार दे रही है। वो तो कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो मार्केट सिस्टम पे काम कर रही हैं, बाकी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। सरकार रेट फिक्स करती नहीं करती है। तो जहाँ पर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कहते हैं या सब्सिडी प्राइस, सब्सिडी प्राइस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कहते हैं इसको। तो जहाँ पर प्राइस भी सरकार कंट्रोल करती है, और यहाँ पर ये चारों ही नियम लागू नहीं होते हैं। ये क्लोज इकोनॉमी होती है, बंद व्यवस्था होती है। पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जितना हम पैदा करेंगे उतना ही खाएंगे, ना बाहर से मंगाएंगे ना बाहर को देंगे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ऑफ सेटिस्फेक्शन भी लागू नहीं होता। ये चारों ही नियम लागू नहीं होते हैं। ये कहते हैं अगर कम है तो कम खाओ और ज़्यादा है तो ज़्यादा खाओ। इट मीन्स दैट क्या बनाते हैं? क्लोज इकोनॉमी। क्या बनाते हैं? तो फंक्शन के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर 3 तरह की इकोनॉमी हो गई, नॉन डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रोल्ड और मार्केट इकोनॉमी। रोल और मार्केट, फ्री को ही मार्केट कहते हैं। ओके, मार्केट इकोनॉमी की विशेषता क्या है? ये 4 नियम पे काम करता है, जबकि कंट्रोल इकोनॉमी की विशेषता ये है। आगे बढ़े, समझ में आ गया? तो हम एक बात करते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, इसकी अपनी एक पॉलिसी होती है। क्या होती है? पॉलिसी क्या होती है? नीति होती है। जैसे जब हमने पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया, राज्य व्यवस्था की बात किया, मैंने बताया कि राज्य को चलाने वाली एक नीति होती है, पॉलिसी होती है। पॉलिसी में 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस। क्या होते हैं भाई? किस ऑब्जेक्ट को हम पाना चाहते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होगी, एक सेट स्टैंडर्ड होता है। पॉलिसी इज बेसिकली economic policies, how a economic system should be, what is the target of an economic system and how it should be achieved, what and हम क्या करना चाहते हैं और हम कैसे करेंगे, what and how। basically policy include object and process to achieve a goal, determination of the goal and process to achievement of the goal। तो पॉलिसी में क्या शामिल होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल एंड प्रोसेस टू अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो कोई भी गोल है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन करना, और इसको प्रोसेस टू अचीवमेंट तो मिला के क्या बनता है? कोई समस्या तो नहीं? क्लियर? अगर बोला जाए आपका नाम आयुष है ना, आयुष की पॉलिसी क्या है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आयुष का गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आयुष ने प्रोसेस क्या डिसाइड किया है। हाउ ए सिस्टम शुड बी गवर्न, दिस इज पॉलिसी। एक सिस्टम कैसे चलेगा, ये क्या है? पॉलिसी। इट इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल एंड प्रोसेस टू अचीवमेंट ऑफ द गोल। अब समझ में आ गई बात? कोई भी सिस्टम कैसे चलेगा, ये पॉलिसी है, और ये सिस्टम शुड बी गवर्न, दिस इज पॉलिसी। एंड पॉलिसी कंसिस्ट बाई
डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल एंड अचीवमेंट ऑफ द, कोई समस्या तो नहीं? जब इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आती है, भारत में आर्थिक नीति की बात आती है, तो हमारी 1948 में पहली आर्थिक नीति बनी। कब बनी? पहली आर्थिक नीति बनी। और हमारे यहाँ जो आर्थिक नीति है, इसका डिवीजन होता है 1948 टू 1991। ये जो हमारी आर्थिक नीति है, और दूसरी है आफ्टर 1991 टू टिल नाउ। टिल दिस इज डिवाइन ईयर, 1991 इज डिवाइन ईयर। ये डिवाइड कर देता है भारतीय आर्थिक नीति को बिफोर एंड आफ्टर। ध्यान दीजिए, हमने दो चीजें बताई, डिटर्मिनेशन, आर्थिक नीति का निर्धारण, इसमें लक्ष्य क्या होगा और उसको कैसे पाया जाएगा, दिस इज पॉलिसी। आगे बढ़े। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि 1991 से पहले और 91 के बाद, इधर चलें और इधर चलते हैं। हम सबसे पहले गोल की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, तैसे भारत इसकी बात आई, न्याय की बात आई, इकोनॉमिक जस्टिस। इसकी बात आई, इकोनॉमिक जस्टिस। जब जस्टिस की बात है तो जस्टिस इंक्लूड राइट्स। जस्टिस में क्या शामिल है? आपके प्रस्तावना में इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, नहीं होती है? इसमें शामिल होता है राइट्स। क्या शामिल होता है? अगर आपको राइट्स दे दिया जाए तो आपको जस्टिस मिल गया। और राइट्स में क्या शामिल होते हैं? इक्वलिटी और लिबर्टी, ये तो शामिल होते हैं, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। जब 1948 में हम लोग आए, तो हमारे यहाँ ना तो डेवलपमेंट था, ना ही समानता थी। डेवलपमेंट दो चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हम लोग काम कर, सारे सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। जस्टिस की बात आई जब, तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या शामिल होता है? राइट्स, इसमें इक्वलिटी और लिबर्टी दोनों शामिल है। 1948 में हमारे इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हमारे पास क्वालिटी थी, ना ही क्वांटिटी थी। ठीक है, नॉन डेवलप थे ना। तो पहले बात तो नॉन डेवलप से हमें डेवलप होना था, पहला तो लक्ष्य यही होगा। नॉन डेवलप से लक्ष्य क्या होगा? नॉन डेवलप से डेवलप, यही तो लक्ष्य होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला लक्ष्य क्या था? तेज आर्थिक विकास। लेकिन हम लोगों ने विकास को किस आधार पे लिया? विकास को लिया प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोगों ने ये कहा कि देखिए साहब, हम विकास तो चाहते हैं, बट हम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम गंगू तेली को राजा भोज बना करके विकास चाहते हैं। इट मीन्स दैट हमारी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य समानता है। क्या है? सभी लोग विकास करके समान हो जाए, ठीक है, सभी लोग राजा भोज हो जाएं, ना कि सभी लोग गंगू तेली हो जाएं। तो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था, सोशलिज्म। क्या था? सोशलिज्म मीन्स इकोनॉमिक इक्वलिटी इज आवर प्रायोरिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी इज आवर प्रायोरिटी। तो बहुत क्लियर है कि हम लोग आर्थिक समानता चाहते थे। क्लियर? समाजवाद हमारा अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। क्या था? समाजवाद हमारा अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। सोशलिज्म वाज द, सोशलिज्म इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू इकोनॉमिक जस्टिस। आगे बढ़े। लेकिन हमने जो प्रोसेस अपनाया वो क्या था? 1948 से 1991 तक हम लोगों ने, जैसा कि बताया कि हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई। क्या हमने? हमारी प्रक्रिया मिक्स होगी, एक तरफ मार्केट भी होगा, एक तरफ सरकार भी होगी।
इट मीन्स दैट गवर्नमेंट और मार्केट दोनों की बात करेंगे। लेकिन 1991 से पहले हम लोगों ने डायरेक्टिव पॉलिसी की नीति अपनाई। कौन सी? जो हमारे प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं इसको बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं? तो जो हमारा प्लान था 1991 से पहले, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था? और सोवियत संघ से लिया था। कहाँ से लिया था? फॉर्मर यूएसएसआर से लिया था। फॉर्मर यूएसएसआर। और फॉर्मर यूएसएसआर जिस प्लानिंग की बात करता है उसका नाम है इनडायरेक्टिव प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग? डायरेक्टिव प्लानिंग। इट मीन्स दैट अगर मार्केट और गवर्नमेंट में कोई विवाद आता है तो जीतेगा कौन? सरकार जीतेगी। जीतेगा? जीतेगी। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सरकार की मोनोपोली होती चली गई। क्या हो गया? सरकार की मोनोपोली होती चली गई। और हम लोग जो है विकास चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने डायरेक्टिव पॉलिसी अपनाई, जैसे हम लोगों ने, हमारा लक्ष्य तो पहले से ही सोशलिज्म था, समानता थी। उस समानता को पाने के लिए हम लोग धीरे धीरे मिक्स इकोनॉमी की जगह पर कहाँ चले गए? ये मिक्स इकोनॉमी की डिग्री है। यहाँ दोनों बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इधर आ गए तो कंट्रोल की तरफ आ गए, और इधर आ गए तो आप मार्केट की तरफ आ गए। ये बात तो मैं समझा रहा हूँ ना? तो मिक्स इकोनॉमी हम लोगों ने कहा जरूर, लेकिन क्या हुआ? जैसे हम लोगों ने डायरेक्टिव प्लानिंग अपनाई, जैसे हम किधर आ गए? कंट्रोल इकोनॉमी की तरफ आ गए। किधर आ गए? हम लोग धड़ाधड़ हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इंडिया, रेलवे, हर चीज का राष्ट्रीयकरण हो गया। बैंक, देखा नहीं देखा? और जब राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि अब सरकार उस पर नियंत्रण कर लेगी। और जब सरकार नियंत्रण करेगी तो सरकार की मोनोपोली होगी कि नहीं होगी? तो जब सरकार की मोनोपोली होगी तो कंपटीशन खत्म होगा नहीं होगा? और जब कंपटीशन खत्म होगा तो कंट्रोल इकोनॉमी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। तो जो कंट्रोल इकोनॉमी के दुष्परिणाम थे, बैड रिजल्ट था, वो सारा आएगा नहीं आएगा? 1991 आते आते हम लोगों ने 7 फाइव ईयर प्लान बनाए। क्या बनाया? 1 से लेकर 7 तक जो 5 ईयर प्लान थे हमारे कंट्रोल इकोनॉमी वाले प्लान थे। क्या थे? लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ टूट गया, तो इट मीन्स दैट दिस मॉडल इज ऑब्सलीट। ये मॉडल बेकार है, कमजोर पड़ गया। और उस समय दुनिया में मान लिया गया कि दो चीजें हैं। पहली बात तो जो क्लोज इकोनॉमी है वो किसी को कुछ लेने और देने की बात नहीं करता। आपका घर है गांव में या शहर में, क्या बिना कुछ लिए दिए काम चलेगा क्या आपका? चलेगा क्या बताओ? चलेगा ना? लेना देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जो ज़्यादा होगा उसको दोगे, जो कम होगा उसको दोगे। तो इसमें ये बात मान ली गई कि नो इकोनॉमी शुड बी सेल्फ रिलायंस। कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया में आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं। कुछ लेना पड़ेगा तो कुछ, इस तरह एक बैलेंस बना रहता है। क्लियर? टेक्नोलॉजी, पूंजी जिसके पास है वो देगा आपको, आप उत्पादन करके उसको, आपके पास लेबर है, आप लेबर दे दो। तो जो जिसके पास है वो देता रहेगा, जो नहीं है उसको देता रहेगा। तो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में डिपेंडेंट है। क्या है? एवरी इकोनॉमिक सिस्टम इज डिपेंडेंट टू ईच अदर। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं आप पर नहीं है, डिपेंडेंट है। जैसे सभी इकोनॉमी को ओपन किया जाए, क्या किया जाए? खोला जाए। तो जब 1991 में हम लोग आए तो हम फिर किधर चले गए? 91 से पहले हम लोग इधर चले आए, और 91 के बाद किधर चले गए? इधर चले गए। और हम लोगों ने एक नया प्लानिंग मॉडल लिया। इस प्लानिंग का मॉडल का नाम है इंडिकेटिव प्लानिंग। क्या है? इंडिकेटिव। ये जो डायरेक्टिव प्लानिंग थी ये कहाँ से थी? फॉर्मर यूएसएसआर से थी। और ये प्लानिंग कहाँ से थी? ये फ्रांस से थी। कहाँ से थी?
फ्रांस, यानी दुनिया में दो, फ्रांस भी समाजवादी देश है, पूंजीवादी नहीं है। फ्रांस अपने समाजवाद को किससे पाना चाहता है? मार्केट से। और सोवियत संघ अपने समाजवाद को किससे पाना चाहता था? गवर्नमेंट से। है। चाइना में बताऊंगा चाइना में कौन सी इकोनॉमी है। चाइना का पहले मॉडल ये था, बट अब थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। आगे बात समझ आ गई? तो 1991 में हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा? समाजवाद। सॉरी, 48 में। आज भी हमारा लक्ष्य क्या है? समाजवाद। लेकिन 1991 से पहले हम लोगों की प्लानिंग क्या थी? डायरेक्टिव प्लानिंग थी। और 91 के बाद हमारी प्लानिंग क्या हो गई? तो अगर आप उससे कोई आर्थिक नीति पूछे तो क्या बताओगे? लक्ष्य का निर्धारण करना और उसके पाने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? दोनों प्रोसेस, दिस इज पॉलिसी। 1991 से पहले अगर आज हम एक बात करते हैं कि 1948 से 2025 तक भारत की क्या कमी और क्या उपलब्धि रही है, तो उपलब्धि क्या रही है पता है? उपलब्धि रही है कि हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को किया है। ये कंप्लीट तो नहीं है, भारत का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन जो हमारी समाजवाद का लक्ष्य है, इसको हम लोग पा नहीं पाए हैं। आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? तो आपका जवाब क्लियर है कि जो दो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्लस इकोनॉमिक इक्वालिटी का, उसमें से ग्रोथ और डेवलपमेंट का लक्ष्य तो हम लोगों ने कुछ हद तक अचीव किया है, लेकिन जो आर्थिक समानता की बात आ रही है वो अचीव नहीं कर पाए। रखना तो नहीं पड़ेगा कुछ। समझ आ गई बात? तो आपने देखा कि कोई भी इकोनॉमी किससे चलती है? पॉलिसी से। पॉलिसी चलती है ना। और पॉलिसी का एक पार्ट होता है प्लान। क्या होता है? प्लान तो बताता है कि ऑब्जेक्ट को किस प्रोसेस से अचीव करोगे। तो प्रोसेस टू अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लान। तो प्लान और पॉलिसी में समझ आ गया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लान एंड पॉलिसी? बिकॉज प्लान इज द पार्ट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी इज ए ब्रॉडर टर्म because it include goal and process, and only process part is plan. Okay, अब ध्यान दीजिए, आपको अपने पॉलिसी को अचीव करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। और खर्चा कहाँ से करोगे? इनकम से करोगे। कहाँ से करोगे? तो जो किसी अर्थव्यवस्था की एक्सपेंडिचर और इनकम की पॉलिसी होती है, क्या होती है? खर्चा करने और आय की जो नीति होती है, इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं इसको? ये कहाँ से करोगे आप? खजाने से करोगे ना। खजाने में पैसा जमा करोगे, वहां से खर्च करोगे। तो फिजिकल पॉलिसी इज आल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जो राजकोषीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी है, इसका भाग है इकोनॉमिक पॉलिसी का। कोई समस्या तो नहीं? ये जो आपके लक्ष्य और जो आपकी प्रोसेस हैं, उसी तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर करोगे। और किसी इकोनॉमिक सिस्टम का जो एक्सपेंडिचर और इनकम से संबंधित पॉलिसी है, ये फिजिकल पॉलिसी है। कोई समस्या तो नहीं? दिस इज फिजिकल पॉलिसी। आगे बढ़े। देखिए, ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी है ये तीन तरह की होती है। किस तरह की होती है? तरह की होती है। कभी कभी हम लोग इनकम ज़्यादा करते हैं और एक्सपेंडिचर कम करते हैं। ऐसा होता है ना कभी कि खर्चा कम है, कमाई ज़्यादा है। तो जिन देशों में कमाई ज़्यादा है, खर्चा कम है, ये तो फुली कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं। ये प्रोफेशनल कंट्रीज है, ये लाभ के सिद्धांत पे काम करते हैं, प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम करते हैं। और ये कभी भी वेलफेयर इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। ये सरकार क्या बन गई? व्यापारी बन गई। सरकार का काम व्यापार करना है क्या?
व्यापारी बनना है क्या? उसका काम तो इकोनॉमिक जस्टिस है? तो इसको बोलते हैं एक्सेस फिस्कल पॉलिसी, अतिरेक बचत वाली राजकोषीय नीति। दूसरी होती है कि जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। हमने 10 रुपया कमाया और खर्च कर दिया 15 रुपया, 5 रुपया कहीं से उधार लेंगे नहीं लेंगे फिर? ऐसी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं डिफिसिट फिस्कल पॉलिसी, घाटे की राजकोषीय नीति। डिफिसिट क्या बोलेंगे? घाटे की राजकोषीय नीति है। क्या ये समझ में आ गई बात? कमाया कम, खर्च ज़्यादा किया। और एक ऐसा होता है कि जो दोनों में संतुलन कर लेता है, जितना ही आपने एक्सपेंडिचर किया उतना ही आपने कमाया, दोनों में बैलेंस है। उसको बोलते हैं संतुलित राजकोषीय नीति, बैलेंस फिस्कल पॉलिसी। कोई भी देश क्या चाहता है? किसी भी देश की जो राजकोषीय नीति है वो बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ना तो हम इधर जा सकते हैं ना ही हम इधर जा सकते हैं। इधर चले गए तो लाभ तो होगा लेकिन वेलफेयर, और इधर चले आए तो वेलफेयर तो होगा लेकिन हम घाटे में चलते चले जाएंगे। घाटे में जाएंगे नहीं जाएंगे? 1948 से लेकर 1948 से लेकर 1991 तक हम इस पॉलिसी पे काम कर रहे थे। नहीं है बेशक, बट अब हमारा लक्ष्य क्या है? बैलेंस। तो लक्ष्य, अरे भाई भाई उस समय तो लक्ष्य भी नहीं था ना, अब तो लक्ष्य तो रखा कम से कम। 1991 में जो रिफॉर्म किया मनमोहन सिंह ने, उसमें बोला कि भाई बैलेंस फिस्कल पॉलिसी पे आएंगे हम। मोदी को तो एबीसी नहीं पता है इकोनॉमी का। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया, चौथी अर्थव्यवस्था। झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक खाली झूठ बोलता है बस। ना निर्मला सीतारमण को कुछ पता है इकोनॉमी? आपको जो मैं पढ़ा के भेज रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रही है ना कि इकोनॉमी क्या है? ये बात समझ क्लियर? तो फिजिकल पॉलिसी समझ में आ गई। अब पैसा कहाँ खर्च करोगे आप? जो आपके खर्चे हैं, ये दो जगह से होते हैं। एक तो प्लान्ड, आप योजनाओं पे पैसा खर्च करते हैं। एक नॉन प्लान। तो जहाँ से उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ से उत्पादन होगा वो गुड्स और सर्विस होगा। क्या होगा? गुड्स और सर्विस। उत्पादन करोगे आप, सर्विस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उत्पादन के लिए यूज होता है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कैपिटल है, पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी, ये सारे हो गए। और गुड्स में प्राइमरी सेक्टर और इस पर आप यूज करोगे। प्राइमरी सेक्टर में तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, सेकेंडरी सेक्टर हो गया आपका। दूसरा नॉन प्लान में क्या होता है कि सरकार को सिस्टम को चलाने के लिए पैसा खर्च करोगे, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। सैलरी उली जाती है नहीं जाती है? तो डिफेंस करोगे आप, सुरक्षा देश में वो पैसे से होता है क्या? अगला होता है जो आप ब्याज चुकाते हैं, इंटरेस्ट। तो उधार आप ले रहे हो तो ब्याज चुकाओगे नहीं चुकाओगे? तो इंटरेस्ट पेमेंट। और चौथा क्या है? सब्सिडी। क्या है? सब्सिडी कोई डेवलपमेंट है क्या? विकास है नहीं है? तो जो प्रशासनिक खर्चे हैं, जो डिफेंस के खर्चे हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो सब्सिडी है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। इससे विकास नहीं होता लेकिन ये खर्चा करना पड़ता है। 1991 से पहले हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर था वो क्वांटिटी में भी कम था। खर्च करने वाली एकमात्र संस्था कौन थी? सरकार थी। तो 1 ही रुपया खर्च करती थी वो। मतलब उदाहरण दिया मैंने।
अगर इसमें विदेशों से पैसा ले लो 1 रुपया, हम देश की जनता से भी पैसा ले लो 1 रुपया, तो कितने हो गए? 3 हो गए, नहीं हो गए? तो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो हमारी अर्थव्यवस्था का साइज छोटा था। साइज क्या था? छोटा था। तो खर्च करने वाली एकमात्र संस्था कौन थी? सरकार थी। और खर्चे का ज़्यादातर पार्ट कहाँ होता था? हम लोग 83 पैसा यहाँ खर्च करते थे और 17 पैसा, तो जब 17 पैसा प्लान में खर्च करोगे तो नहीं, नहीं प्लान में नहीं, सब्सिडी कोई प्रोडक्शन नहीं है। आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है खाना खाने के लिए, उसकी कौन सा उत्पादन है वो? कोई उत्पादन है क्या वो? आगे बढ़े। तो 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? हम ज़्यादातर पैसा खर्च करते थे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, इसलिए हमारी विकास दर क्या थी? हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट रेट क्या थी? बहुत कम थी। इसी को बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू विकास दर। हमने सुना आपने? हिंदू विकास दर, ये एक व्यंग है, एक कमेंट है। भारत को कहा जाता था हिंदुस्तानियों का विकास दर, हिंदू ग्रोथ रेट। सुखमय चक्रवर्ती ने कहा दिस इज हिंदू ग्रोथ रेट बिकॉज 4 to 5% इज हमारा ग्रोथ रेट, बट और पोटेंशियल टू, हमारी जो क्षमता है वो 20% ग्रोथ रेट की है, बट हम 4-5 पर टिके हुए हैं बिकॉज हम ये एक सिस्टम चला रहे हैं, न केवल सरकार चल रही है, हम ब्याज दे देते हैं, हम डिफेंस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। देखो इंटरनल एक्सटर्नल, और जब आप राष्ट्रीयकरण करोगे सरकार का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 3-3 4-4 कार, 2-2 बंगले, मंत्रियों को देखो ना क्या स्थिति है। अब तो बहुत अब तो बहुत चेंज आया ना, पहले चेंज नहीं था। तो जो सब्सिडी जाती थी, लोग गरीब होते चले गए, उत्पादन नहीं करते थे, तो सरकार सब्सिडी, तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ रहा था, ये लगातार बढ़ता जा रहा था और ये लगातार घटता जा रहा था। तो 1991 से पहले एक्सपेंडिचर की क्वालिटी भी कम थी और क्वांटिटी भी कम थी, यानी ग्रोथ रेट भी हमारा कम था और साइज भी हमारा कम था। हम इनकम की बात करें तो इनकम 2 तरह से होता है। एक तो इनकम होता है हमारा टैक्स रेवेन्यू से, हम टैक्स लगाते हैं, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें व्यापार वगैरह आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें सरकार, जैसे सरकारी बस चलती है तो पैसा लेती है आपसे, उसको जैसे सर्विस देने के बदले, गुड्स देने के बदले जो पैसा लेती है, इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अगर सब्सिडी ना दे लाभ कमाने पे आ जाए तो वही बात मैं कह रहा हूँ। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो ट्रेड, गुड्स और सर्विस के सप्लाई से होता है। क्या होता है? उसके ट्रेड से होता है, चाहे देश के अंदर आप करेंगे चाहे देश से बाहर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड फॉल अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो हम विदेशों से उधार लेते हैं, देश के अंदर उधार लेते हैं, वो किस में आता है? जो बाहर से हम इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं वो किस में आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और जो टैक्स रेवेन्यू होता है, टैक्स एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है, एक वैधानिक लायबिलिटीज है। हाँ, इकोनॉमिक लायबिलिटीज है। यस यस, बैठिए। दिस इज स्टैट्यूटरी बट इकोनॉमिक लायबिलिटीज imposed by the government and collector. ये समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग दिस? आ गया समझ? चलिए अब मैं, बेटा आप लोग किसके लिए हो? सिविल सर्विस के लिए, आईएएस के लिए हो? अभी तो क्या मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, ठीक है? और बस 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सिविल सर्विस डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ तो दिमाग में ये लो। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि एकेडमी और कंपटीशन में एक अंतर है। एकेडमी में क्या होता है कि
40% 50% नंबर लेते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है, जो एक्सक्लूड होने से बचता है वो सिलेक्ट होता है। बात इट मीन्स दैट यू शुड बी प्रूव योर सेल्फ सुपीरियर देन अदर्स। जितने लोग compete कर रहे हैं उनमें आपको सबसे सुपीरियर प्रूव करना पड़ता है। एकेडमी में आपको जरूरत होती है टीचर की, लेकिन कंपटीशन में आपको जरूरत होती है कोच की। टीचर और कोच में क्या अंतर है? टीचर आपको एवरेज चीज़ें पढ़ाता है, एकेडमी इज बेस्ड ऑन ओनली एवरेज नॉलेज। अगर एवरेज नॉलेज आपके पास है तो आप एकेडमी में पास हो जाएंगे, बट कंपटीशन एक्सेप्शनल चीज़ों की बात करता है। समझ रहे हैं? अगर आपको एक मैं टास्क दे दूं, बेसिकली प्रीलिम्स जो होता है वो तो स्क्रीनिंग होता है, मेंस की बात करते हैं जो रिटन एंट्री होता है। कि यहाँ से आपको मुखर्जी वहाँ जाना है, जीटीबी नगर जाना है। चारों लोग कंपटीशन में हैं कि चारों लोगों को जाना है। चारों में से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है, अगर इसको चेक किया जाए तो किस आधार पे चेक किया जाएगा? किसने सबसे कम समय में सबसे कम खर्चे में सबसे व्यवहारिक तरीके से वहाँ पहुँचे हैं, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो वैसे ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो सभी के सामने एक जैसे आते हैं और मार्केट में एक जैसे कोई स्टडी करते हैं, एक जैसे बुक्स यूज करते हैं, लेकिन जो सोचने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है? इसलिए हर व्यक्ति को आप कोच नहीं बना सकते, हर बुक आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आपको कोच वो चाहिए बिकॉज पोटेंशियल आप में है, और इनरिच कौन करेगा? कोच करेगा। कोच परफॉर्म नहीं करेगा जाकर के साथ, कोच तो आपको शेपिंग कर रहा है कि भाई ये गलती मत करो, अपना समय कैसे बचाओ, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ोगे आप, कैसे चीज़ें पढ़ोगे आप। ठीक है? गलती कहाँ कहाँ आप कर रहे हो, चीज़ों को पकड़ेगा। दिस इज कोच। कोच ये होता है। और ये नहीं कहता कि हथेली पर सरसों जमता है 2 दिन में कोई रिजल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। सिविल सर्विस की तैयारी कम से कम 1 साल की तैयारी है, 1 ईयर की बढ़िया तैयारी। लेकिन एक चीज़ भी क्लियर है कि एक बार अगर आपने ट्रेन पकड़ ली ना, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार बढ़िया तैयारी आपकी हो गई, तो चाहे आप यूपी निकालो, चाहे बिहार निकालो, चाहे राजस्थान निकालो, चाहे आईएएस निकालो, सारे कम से निकलेंगे आपसे। बट एक थ्रेश होल्ड है जहाँ पर आपको पहुँचना होगा। मैं परिचय जान सकता हूँ बेटा, आपका क्या नाम है? राधा। बेटा आपका क्या नाम है? दीक्षा। सिद्धांत। देखिए, मैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और प्रोफेसर होने से पहले हमने बहुत सारे बच्चों को प्रोड्यूस किया है, लगभग 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आईएएस हैं। तो लोग कम जानते हैं, बट राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है मेरा। ठीक है? मुकेश सिंह के नाम से आप सर्च करोगे वगैरह पे तो अपने आप ही आ जाएगा। और अब मैं एक वॉलंटियर रूप में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सर के कहने पर। कोई मेरा यहाँ प्रोफेशन नहीं है पढ़ाना। प्रोफेशन और हॉबी में एक अंतर होता है। प्रोफेशन होता है जहाँ काम करने के बदले आप पैसे लेते हैं, और हॉबी होती है कि जहाँ पर आप अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। और मेरी हॉबी, ऐसे मान लो हॉबी है पढ़ाना मुझे, मैं नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ, कंपटीशन अपने आप। अभी बच्चा पहले दिन आया था, थोड़ा सा इसका भी अनुभव पूछो आप। पहले दिन आप आए थे तो मेरी क्लास को समझने में कितनी डिफिकल्ट है कि नहीं आई? जब 3 दिन 4 दिन आप बैठे तो क्या समझ आ रहा है? आज के डेट में फीडबैक में मैं कुछ नहीं कह रहा। इकोनॉमिक्स टफ है क्या? पॉलिटी टफ है क्या? हिस्ट्री टफ है क्या? ज्योग्राफी टफ है क्या? सोशल इशू टफ है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितनी क्लास ली अभी तक? ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास हमने ली अभी तक, ओनली 6 क्लासेस। और 6 क्लासेस में इस लड़के के से सारा डर निकल गया। आज इस लड़के के दिमाग में ये है कि कोई भी सब्जेक्ट टफ, तो कोच का पहला ही काम क्या होता है?
किसी सब्जेक्ट का डर दिमाग से निकाल देना। और ये डर कैसे निकलेगा? आप यहाँ बैठे हो क्लास में, अभी मैं पूछूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, तो तुरंत आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप बोलोगे सर इनके अनुसार ये है, उनके अनुसार ये है, उनके अनुसार ये है। आपको पढ़ना क्या है, मैं 2 मिनट में ये चीज़ बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है पढ़ने पढ़ाने की, कि बच्चे पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उनको क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, वो चीज़ उनको पता। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। और एक शब्द आपने और सुना होगा, कंटेंट। क्या पढ़ना है 2 मिनट में अभी समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट और कंटेंट ये क्या होता है, इसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ को समझ लेना, किसी चीज़ को समझ लेना। लेकिन खाली समझने से काम तो नहीं बनेगा, उस चीज़ को लिखना और बोलना भी। मेंस में लिखना है और इंटरव्यू में बोलना है। किसी चीज़ को समझ लेना कॉन्सेप्ट होता है, और किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकाल लेना, कंक्लूजन पे पहुंच जाना। इसी नहीं चल रही है क्या? कोई बात नहीं है, आप पीछे चले जाओ। कंटेंट और कॉन्सेप्ट में अंतर समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ को समझना, और कंटेंट होता है किसी चीज़ को निष्कर्ष, कंक्लूजन पे पहुंच जाना। और 2010 तक, 2000 की हम बात करें, सन 2000 तक की बात करें, तो कंपटीशन क्या था उस समय? ना मार्केट में बुक्स अवेलेबल थे, ना टीचर अवेलेबल थे, ना इंटरनेट हुआ करता था, पता आप लोगों को। तो ना तो इन्फॉर्मेशंस थी, ना ही अच्छे गाइडेंस थे, कुछ भी बहुत कमी थी। तो बिना कॉन्सेप्ट के भी बहुत सारे लोग आईएएस बन गए। लेकिन 2000 से लेकर 2010 तक, जब जैसे इंटरनेट का ज़माना आया, यूट्यूब का ज़माना आया, तैसे बच्चे कहाँ तक पहुँचने लगे। लेकिन यूपीएससी ने स्टैंडर्ड चेंज करके यहाँ पहुँचा दिया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी जस्ट हमने क्लास दी है, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले 1947 48 में पहले इकोनॉमिक पॉलिसी आई, 48 से लेकर के 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की 2 अचीवमेंट्स और 2 लैक्स बताएं। ये कैसे कह दिया आपने? It means that market market is the solution of all the economic problem. This is achievement. Market is a model only. It is not object or end in itself. ये मॉडल है, और कोई भी मॉडल एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मार्केट ने सारे अचीवमेंट दे दिया, तो फिर आर्थिक असमानता कैसे बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कैसे बढ़ती जा रही है? इट मीन्स दैट मार्केट इज फेल टू इंक्लूजन। अब इसको बोलने के लिए और समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास दी मैंने, हमें आर्थिक लक्ष्य की तरफ जाना पड़ेगा। 1948 में हम लोगों ने 2 लक्ष्य बनाए। हमारा पहला गोल था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है समझे आप? ग्रोथ इज क्वांटिटिव। जैसे हमारे पास 5 टन अनाज पैदा होता था, तो हमें 50 टन अनाज की जरूरत थी। तो सबसे पहले तो हम क्वांटिटिव जाएं, और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ग्रोथ हमेशा क्वांटिटिव होता है, और डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है। जैसे अगर 1000 टीवी की जरूरत है भारत में, तो 1000 आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दे दिया तो ये ग्रोथ है। बट अगर 1000 आपने क्यूएलडी टीवी दे दिया तो ये डेवलपमेंट है। तो हमारा पहला टारगेट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हमारा दूसरा टारगेट था इकोनॉमिक जस्टिस। क्या था? इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है? इकोनॉमिक राइट्स। और इकोनॉमिक राइट्स किसको इंक्लूड करता है? इक्वलिटी और इक्वलिटी को।
लिबर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इट मीन्स दैट हमें सभी को विकास करके समान बनाना है। डेवलपमेंट बेस्ड इक्वलिटी, इसी को प्रोग्रेसिव सोशलिज्म कहते हैं हम। डेवलपमेंट बेस्ड इक्वलिटी। अगर हम बात करते हैं, हम एक लाइन में समीक्षा करें, एक लाइन में कंक्लूजन दें, तो तुरंत हमने बता दिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का लक्ष्य जो है उसको तो हमने कहीं ना कहीं अचीव, बट जो हमने एक इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट लिया था, हमने एक जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया था, ये अचीव नहीं कर पाए कि जब सरकार खुद ही कहती है कि 5% लोगों के पास देश की 95% प्रॉपर्टी है। तो इट मीन्स दैट 95% लोगों के पास केवल, इट मीन्स दैट इकोनॉमिक इनजस्टिस इज वाइड एंड कंटिन्यू। सबसे बड़ा फेलियर इकोनॉमी का क्या है? इनजस्टिस। और सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? ये रटना पड़ा क्या? इट मीन्स दैट कंटेंट इज योर ओपिनियन, ये आपके विचार हैं, किसी टीचर या राइटर के विचार नहीं है। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है? यूपीएससी क्वेश्चन दो तरह से पूछती है। हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं, हमेशा कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दो चीजें हैं, एक तो आपको एक लाइन दे दी गई, भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, आप प्रूव करिए। इस टेक्निक को बोलते हैं जहां पर डिसीजन पहले दे दिया जाता है और फिर आप उसको प्रूव करते हैं अपने लॉजिक से, कुछ फैक्ट लेकर के। हालांकि फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में एक बार आप क्लिक करोगे सारे फैक्ट आ जाते हैं। फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट मेंस में नहीं होता है या यूपीएससी में नहीं होता है, जितना इंपॉर्टेंट लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जैसे डिसीजन दे दिया गया कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, आप प्रूव करिए, तो उसने डिसीजन पहले ही दे दिया है और प्रूव करना है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है इंडक्टिव मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर आप भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा कीजिए। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और 10 फैक्ट उसने दे दिया। और 10 फैक्ट देने के बाद निष्कर्ष आपको निकालना है। निष्कर्ष पहले आ गया, दिस इज इंडक्टिव मेथड। और जहां निष्कर्ष आपको निकालना है, दिस इज डिडक्टिव मेथड। तो दो ही तरीका यूज होता है आंसर लिखने में, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या आ रही है, इस पर देखेंगे हम। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है यूपीएससी में कि बेसिकली इसका नेचर आप समझ लीजिए। एक सिविल सर्वेंट क्या होता है? एडमिशन इज गेटिंग थिंग डन। प्रशासन जो होता है वो काम करवाता है, वो काम करता नहीं है। जो काम करते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट। क्या होते हैं? तो आप सबऑर्डिनेट बनने जा रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं? इट मीन्स दैट यू शुड हैव कैपेसिटी टू गेटिंग थिंग डन। आप में काम कराने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि काम करने वाले आप बनो। बात समझ आ गई? कलेक्टर काम करवाता है, कलेक्टर काम करता नहीं है। और काम करवाने के लिए कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं आपके अंदर, वो प्रकृति भी आपको देती है और सीखते भी हैं। जो प्रकृति आपको देती है वो एप्टीट्यूड है, जो सीखते हैं वो एटीट्यूड है। एप्टीट्यूड एटीट्यूड इक्वल टू योर कैपेसिटी। और ये चीज़ आपको कौन सिखाएगा? कोच सिखाएगा। कि आपको एडमिशन लीडर बनना है, डिसीजन मेकर बनना है, मोटिवेटर बनना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, भाई मोरल वाला बनना है। ठीक है, तो जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, उन चीज़ों को प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक महान था, इतिहास का प्रश्न है, अशोक महान था, आप बताइए इस चीज़ को। तो एक प्रशासनिक अधिकारी कोई बुक नहीं पलटेगा,
वो अपने लॉजिक्स के आधार पर साबित करेगा महानता की। एक जनरल नॉलेज है उसके पास, कुछ जीएसई तो पढ़ना होता है, जनरल नॉलेज इतना तो आपको पता है, इतना पढ़ के आप आए हो, चाहे साइंस पढ़ो चाहे आर्ट पढ़ो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो लोग पढ़ ही लेते हैं। अभी अशोक का समय कौन सा था, टाइम कौन सा था, ये सोचने का तरीका आपका है। अशोक का टाइम वो था जब विदेशियों के आक्रमण होते थे या देश के अंदर। इट मीन्स दैट फिशरी जस्टिस, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का सिद्धांत क्या था, बड़े राज्य छोटे राज्य को खा जाते थे, तो था कोई संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था काम करती थी क्या, नहीं थी। तो टाइम ऑफ अशोका बस फिशरी जस्टिस। और उस समय क्या था, राइट इज राइट, अगर आप ताकतवर हो तो आप, तो सिद्धांत था ना, विदेशियों को हरा पाओगे, देश के अंदर राजाओं पे कब्जा कर पाओगे। तो ज्यादातर शासक उस समय कौन सी नीति अपनाते थे, ज्यादातर जो रूलर थे वो कौन सी नीति अपनाते थे, वो तानाशाह होते थे, और वो शस्त्र नीति अपनाते थे। ठीक है, अपनी सेना को बहुत मजबूत करते थे, करते थे नहीं करते थे, ज्यादातर लूट मार करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, सेना मजबूत करते थे, ये काम तो करते थे वो। क्लियर। तो आप इतिहास में ज्यादातर देखो 1947 से पहले ज्यादातर शासकों की पॉलिसी क्या मिलेगी आपको, वही मिलेगी। अपने लिए जीते थे, सेना मजबूत करते थे, जनता से उनको कोई मतलब था क्या। महान शासक कौन होगा, महान शासक वो होगा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगा। क्लियर। महात्मा बुद्ध महान क्यों है, भगवान राम महान क्यों है, बिकॉज दे प्रोटेक्टेड ह्यूमन वैल्यूज, उन्हें मानवीय मूल्यों को प्रोटेक्ट किया। ठीक है। अशोक ने क्या किया, शस्त्र नीति को छोड़ करके धम्म की नीति पे चला गया, चला गया। और धम्म में क्या था उसके, बौद्ध धर्म था, और उसमें सेंटर में कौन था, ह्यूमैनिटी थी, क्या थी। जैसे ही अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, जैसे वो शिफ्ट कर गया, उसकी आइडियोलॉजी शिफ्ट हो गई। ठीक है। और कहाँ शिफ्ट हो गई, युद्ध नीति को छोड़ करके वो धम्म की नीति पे चला गया। हालांकि अशोक की आलोचना भी इस आधार पे होती है कि धम्म की नीति के कारण सेना कमजोर हो गई, और सेना कमजोर होने से जो विदेशी आक्रमण हुए, तो उसके अंदर ही विद्रोह हो गए, उससे उनकी डेथ, रिवोल्ट हो गया, और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। कोई समस्या तो नहीं, अब आंसर निकल गया नहीं निकल गया। इट मीन्स दैट जब हम किसी की महानता की बात करेंगे, किसी भी शासक की महानता, आज नरेंद्र मोदी की बात करें, किसी भी शासक की बात करेंगे, तो इट मीन्स दैट उसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कितना प्रोटेक्ट और प्रमोट किया। अकबर महान था क्या, जितने भी महान लोगों की बात करें हम, तो हमेशा सिविल सर्विस में आंसर जो होता है वो लॉजिक के आधार पे होता है, वो रटने के आधार पर। अब कितनी भी जैसे इंटरव्यू में आपको ये चीज़ बोलना है, इंटरव्यू में क्या होता है, वहाँ समय भी कम होता है, चार चार पाँच पाँच एग्जामिनर होते हैं सामने, तो वहाँ तो प्योर क्या होता है, कंटेंट होता है। पूछा, अच्छा अशोक को महान मानते हो क्या आप, तो वहाँ एक लाइन में जवाब होगा, क्या होगा, सर अशोक की जो परिस्थितियाँ थी उस समय फिशरीज जस्टिस का सिद्धांत चलता था। ठीक है, इसके बावजूद अशोक ने प्रटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया, और धम्म की पॉलिसी को अपना लिया। ऐसा निकल गया नहीं निकल गया। इससे बढ़िया इंटरव्यू का आंसर क्या है, इसलिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, कि आपका नॉलेज जैसे जैसे इंग्लिश होता चला जाएगा, वैसे वैसे एक लाइन में आपका जवाब निकालने की क्षमता, और उसी एक लाइन को आप एनालिसिस करोगे तो मेंस का आंसर बन जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस क्या होता है, प्री और मेंस, और जो आपके कंटेंट हैं, इसी कंटेंट को अगर आप एनालिसिस करने के बाद, जैसे सपोज करो कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों दे दिया गया, मैंने आपको बताया यहाँ से कि आप मुखर्जी नगर से जीटीबी नगर यहाँ से भी जा सकते हो, से भी जा सकते हो, इसमें इतना पैसा लगता है, इसमें इतना पैसा लगता है, इसमें व्यावहारिक समस्या ये है, ये नहीं है, और आपने एक विकल्प चुन लिया, वो क्या है, प्लिम्स है, क्या है। तो जहाँ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों दिए गए होते हैं, बट लॉजिक आप लगाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन
प्रॉब्लम को ज़्यादा रेशनल और प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व कर रहा है, दिस इज फिल्म्स। इसको ऑब्जेक्टिव डिसीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डिसीजन। आप हमेशा ध्यान रखें, पीएससी का जो आंसर होता है वो लॉजिक के आधार पर डिसाइड होता है वहाँ पर, उसका कोई मॉडल आंसर नहीं होता है। और ज़्यादा लॉजिकल आप आंसर अगर दोगे तो वहाँ मैच करेगा, तो पास हो जाते हैं। अगर आपके आंसर लॉजिकल नहीं है, हो सकता है चार के चारों अल्टरनेट सही हो, ये रास्ता भी जाता है, ये रास्ता भी जाता है, ये रास्ता भी जाता है, चारों ही रास्ते जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? चलिए तो चारों विकल्प सही है। लेकिन वो क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या बोलता है वो? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है? मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट प्रैक्टिकल। जब आप मेंस लिखने आते हो तो मेंस में क्या होता है? सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एक क्वेश्चन हमने पूछा कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के क्या कारण थे? भाई हमने इतने साल से लड़ाई लड़ा, तो 1947 में ही भारत क्यों स्वतंत्र हो गया? 50 में नहीं हुआ, 40 में भी नहीं हुआ। क्या कारण थे? कोई एक कारण जिसको आप सबसे उचित मानते हो, उसके आप एनालिसिस करो उसको। भारत स्वतंत्र हो गया, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। आंसर हमेशा दिमाग से निकलता है, कभी रट के नहीं होता है। उस दिन मैं मार्क्स पढ़ा रहा था तो क्या बोला था मैंने? मार्क्स कहता है कि कोई भी सिस्टम बनने और उसके खत्म होने के पीछे दो कारण जिम्मेदार होते हैं। कोई सिस्टम तब बनता है जब प्रो सिस्टम फोर्सेस इफेक्टिव हो जाते हैं, और कोई सिस्टम तब खत्म होता है जब एंटी सिस्टम फोर्सेस इफेक्टिव हो जाते हैं। दिमाग में मार्क्स आ गए आपके? अब मार्क्स के अनुसार आप आंसर लिख दो। 1947 में अगर देखा जाए तो जो इंटरनल फोर्सेस थे वो क्या था? नेशनलिज्म था। क्या था? इंटरनल नेशनलिज्म, आंतरिक राष्ट्रवाद। जो महात्मा गांधी ने 3 बड़े आंदोलन चलाए, वैसे तो विचारधारा बहुत सारी थी। 1919 में महात्मा गांधी ने कहा इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, असहयोग आंदोलन। उन्होंने एक व्यक्ति के अधिकारों की बात किया कि तुम्हारे सिस्टम में अधिकार क्या होने चाहिए, और अपने अधिकारों के खिलाफ जो भी कानून है उसको नहीं मानेंगे हम। नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। फिर 1932 में उन्होंने कहा कि देखो क्लास की बात कर लेते हैं, महिलाएं, छात्र, ये सब क्लास हैं, ठीक है, किसान, और उनके अपने अधिकार हैं। तो एक व्यक्ति से शुरू हो गए, फिर क्लास में पहुंच गए, समाज में पहुंच गए। व्यक्ति से क्या बन गया? समाज। और समाज में कितना? क्लास। फिर 1942 में जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया तो उन्होंने कहा दिस सिस्टम इज नॉट गुड फॉर द इंडिया, वी नीड टू आवर सिस्टम, हमें अपना सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने क्या छोड़ा? क्विट इंडिया। इट मीन्स दैट हमें अपना सिस्टम चाहिए, हम इस सिस्टम को क्या करेंगे? सेट असाइड करेंगे, खत्म करेंगे। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, एक उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था? वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार। और उस वर्ल्ड वार में पावर शिफ्टिंग क्या हो गई? जो यूरोपियन फोर्सेस थे उनके पावर खत्म हो गए, वो शिफ्ट हो गए अमेरिका और यूएसएसआर की तरफ। जब पावर शिफ्ट हो गए तो स्थिति क्या बनी? यूनाइटेड नेशंस बन गया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के लिए, और प्लस कोल्ड वार शुरू हो गए ना। तो जिसने आपको गुलाम बना रखा था वो कमजोर हो गया, तो अलग अलग फोर्सेस आ गए, और यूनाइटेड नेशंस ऐसी संस्था बन गई जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी की बात करती। तो आपका जवाब क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द सिस्टम शुड बी create and dissipate when pro and anti forces work। जब हम भारत की बात करते हैं तो 1947 में इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों ही जो उस समय का सिस्टम था उसके अगेंस्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेंज आया और जो से चेंज आया, नौसेना का विद्रोह 1946 में हो गया। सेना में विद्रोह होना कोई छोटी बात है क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट ने क्या किया? पूरे देश में राष्ट्रवाद भर दिया। भारत में बहुत सारी विचारधाराएं थी, वेरियस थॉट,
हम मार्क्स को भी मानने वाले थे, यहाँ पर साम्यवाद को मानने वाले थे, हिंदू कट्टरपंथ भी था, मुस्लिम कट्टरपंथ भी था। डिस्पाइट दैट ऑल दे एग्रीज अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। इतनी सारी विचारधाराओं के अलग होने के बाद भी हम लोग सहमत थे किस पर, कि हमारा देश स्वतंत्र है। कोई समस्या तो नहीं? अब आंसर आपको रटना पड़ा क्या? और आंसर अलग भी हुआ नहीं हुआ? जो सामान्य हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं उसे अलग हो गया नहीं हो गया? डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट क्यों निकालते हैं? उसका मैं रीज़न बता दूं। कोई बच्चा एमए हिस्ट्री करके आ गया तो उसको लगता है हिस्ट्री का वो मास्टर है, लेकिन सच्चाई ये है कि एकेडमी में वो मास्टर है, लेकिन जब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की बात आई तो वहाँ पर वो मास्टर, क्योंकि वहाँ सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। और यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सोचा जाए, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचा जाए। हर चीज़ आपके सराउंडिंग में घूम रही है, लेकिन आपके सोचने का तरीका। नक्सलवाद अच्छा है या बुरा है? हैं? आप रिसीव कर लीजिए। नक्सलवाद अच्छा है बुरा है? हुँ? अच्छा है बुरा है? बुरा कब है, अच्छा कब है? देखो, ये थोड़ा आंसर नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली नक्सलवाद जो है एक मूवमेंट है। हमारा देश भी, हमारी सरकार भी चाहती है कि हर आदमी समान हो जाए, और नक्सलवाद भी चाहता है कि हर आदमी समान हो जाए। तो सरकार और नक्सलवादी दोनों चाहते हैं सभी की समानता हो जाए, आर्थिक समानता हो जाए। बुरा है क्या? नहीं है ना? लेकिन सरकार चाहती है कि पीसफुली हर आदमी का डेवलपमेंट कर दिया जाए बाई लॉज। नक्सलवाद कहता है नहीं, हिंसा करके समानता लाई जाए, अमीरों को लूट के गरीब अमीर हो जाए। तो उनके जो तरीके हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी में वायलेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों का एक है। सर उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए ना। अब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, आपने क्या बोला? बुरा है। आप रेडिकल हो गए कि आपने कई सुनी बातों के आधार पर आंसर लिख दिया, और आपको ले जाकर के झारखंड में या छत्तीसगढ़ के किसी जिले में लगा दिया जाए जहाँ नक्सलवाद है। एक मूवी आई थी चक्रव्यूह, देखा आपने? चक्रव्यूह देखना, नक्सलवाद पर बनी हुई है। उसमें अभय देओल है हीरो। दो दो आईपीएस अधिकारी नक्सलवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं जाकर, ये समस्या देख करके। इतने भाई हम नौकरी कैसे करें? इतनी बड़ी इनकी समस्या है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, और हम नौकरी कैसे करें? जाके शामिल हो जाते हैं। तो पिक्चर भी क्या है, सिनेमा तो समाज का दर्पण है। अब आप एक दिमाग लेके पहुंच गए, जैसे नक्सलवादी मिलेंगे जैसे उड़ा दूंगा गोली से मैं। तो आप बेस्ट हो गए ना। और मारने से, बल प्रयोग करने से कोई समस्या हल होती है क्या? नक्सलवाद एक विचारधारा है, क्या है? आइडियोलॉजी है। आतंकवाद एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है। सामान्य अपराध और आतंकवाद में अंतर क्या है? बैंक लूटा गया, डकैत ने लूट लिया, डकैतों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, केवल पैसा कमाना होता है। और आतंकवाद एक आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी जो होती है, गांधी जी मर गए लेकिन गांधीवाद मरा क्या? मार्क्स मर गए लेकिन मार्क्सवाद मरा क्या? आइडियोलॉजी कभी मरती नहीं है। और जिसको लगता है कि इस आइडियोलॉजी से उसका फायदा हो रहा है, उस आइडियोलॉजी को मान लेता है। अगर नक्सलवादी को लगता है मार्क्सवाद को मानने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ये चीज डंडे से पीट करके आप हटा सकते हो क्या? गोली मार के हटा सकते हो क्या? क्योंकि ये आइडियोलॉजी है। आप साबित करोगे, देखो जोर जोर से बोल करके आपको डांट डपट करके अपनी बात मनवा सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि देखो बेटा, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा अच्छे विचार हैं, आप बात एक्सेप्ट कर लोगे नहीं कर लोगे आप? तो जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, ऐसा गोली और बम लेकर के नहीं चलता है, ठीक है? वो निगोशिएशन से भी समस्याएं सॉल्व करता है। लेकिन जब चीज़ों को आप समझोगे तब। और जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
इतने इंटरेस्टिंग हैं कि भाई एक बार आप बैठोगे पढ़ोगे तो अरे ये तो मैं जानता नहीं था, जानता भी था तो ऐसा नहीं जानता था मैं। आरक्षण का कितने लोग विरोध करते हैं और समर्थन करते हैं? आप विरोध करते हो समर्थन करते हो आरक्षण का? है? प्लस माइनस, माइनस बता दो मुझे। इट मीन्स दैट जो तीन लोग हैं आरक्षित वर्ग के उनको हटा दिया जाए, आप ऐसा कह रहे हैं? टोल्ड टू मी दैट creamy layers should be removed from the reservation. तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, चलिए आप सचिव लगे हुए हैं और आरक्षण पर आपको एक पॉलिसी बनानी है, ठीक है? दो ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप कह रहा है कि आरक्षण को हटा दिया जाए, ग्रुप कह रहा है नहीं आरक्षण को चालू रखा। दोनों क्लैश कर जाएंगे, कैसे समझाओगे आप उसको? क्या बोलोगे प्रो रिजर्वेशन वाले को और एंटी रिजर्वेशन को क्या बोलोगे? ये प्रशासनिक अधिकारी यही तो करता है। आरक्षण को आप समझिए पहले क्या है। मैं 2 मिनट तक टाइम लूंगा, देखिए समझे आप। मैं तो खाली बच्चों को सिखा रहा हूँ कि देखो सोचो कैसे आप। बेसिकली जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो हिस्ट्री पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि जो हमारी पहली सिविलाइजेशन थी, ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से समझना। पहली सिविलाइजेशन क्या थी? लिथिक सिविलाइजेशन थी। उस सिविलाइजेशन को मॉडिफाई हुआ तो वैली सिविलाइजेशन आ गई, रिवर वैली सिविलाइजेशन। जो रिवर वैली सिविलाइजेशन को जन्म देने वाले लोग थे वो कौन थे? वो हमारे आदिवासी थे, प्राइमेट्स थे, प्रोटोस्टलाइट, टिग्रिटो, मंगोलाइट। और इस सिविलाइजेशन को डिसिपेट किया गया किसके द्वारा? आर्यास, जो आल्पस माउंटेन से आए थे। देन सोसाइटी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इंफीरियर में कौन कौन आए? इंफीरियर में वो लोग आए जो सिस्टम के पार्ट तो रहे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में जो पावरफुल होगा वो पॉलिटिकल काम करेगा, जो ब्रेन रखेगा, दिमाग रखेगा, ब्राह्मण्स वो धर्म और समाज का काम करेंगे, एजुकेशन। और जो ट्रेड करेगा, प्रोटेक्शन करेगा वो वैसे। और जो इन तीनों वर्ण में नहीं आएगा वो शूद्र होगा। तो शूद्र कौन होगा? शूद्र वो लोग होंगे जो अपनी जान बचाने के लिए रिमोट एरिया में भाग गए और सिस्टम से पूरी तरह से खत्म हो गए, कट गए नदियों में, जंगलों में। नाउ दे आर ट्राइबल्स। वो कौन है? शेड्यूल ट्राइब्स। जो सिस्टम के पार्ट तो रहे बट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्री। को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि यू वुड नॉट डिजर्व फॉर द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। आप शूद्र हो गए। वो सिस्टम उनको कोई राइट्स नहीं दिया गया। तीसरा कौन हो गया? महिलाएं, जेंडर बेस हो गए। आर्य कौन थे? पुरुष थे। तो जो यहाँ की महिलाएं थी, जो SC ST बने, ओबीसी अलग मैटर है। जब 1947 आया तो ये कहा गया कि एक स्टडी कराई गई, स्टडी के आधार पर पाया गया कि दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन सिस्टम इन जनरल सर्कमस्टांसेस। सामान्य स्थिति में ये लोग पार्टिसिपेशन सिस्टम में नहीं कर सकते हैं। तो इनको किसकी जरूरत है? प्रोटेक्शन की। क्या जरूरत है? तो आरक्षण क्या है? एक प्रोटेक्शन है। क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन। डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन। और ये कब तक होना चाहिए? जब तक जनरल के बराबर इनकी मेरिट ना पहुंच जाए। ध्यान दीजिए, जब हम ये मानते हैं, चलो एक चीज हमने मान लिया कि ज्यादातर जो आरक्षण लेने वाले वर्ग हैं में क्या क्लास बन गया है। कुछ लोगों के घर में 4 4 5 5 IAS हो गए, कुछ लोगों के घर में बिल्कुल अभी भी उनकी स्थिति वही है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि दे शुड बी अवेयर। ये पता है, ये देखते हैं इनको, मैं भी बन सकता हूँ। एक शेड्यूल कास्ट कभी भी किसी ब्राह्मण को देख करके नहीं सोचेगा कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, बिकॉज उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अगर एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कोई IAS है, मंत्री है, तो उसको देखने के बाद इसको क्या होगा? एक प्राउड फीलिंग होगी, अपने राइट्स के लिए ज़्यादा अवेयर होगा। तो जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। बट इफ दे आर प्रोवाइडिंग, दे बिकम आइकन ऑफ द अदर पर्सन।
ठीक है। अगर ये लोग इनके आदर्श बन रहे हैं और इनको देख करके लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो अभी इसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए और आरक्षण कब हटाया जाए? आरक्षण तब हटाया जाए जब जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी मेरिट जनरल के बराबर हो जाए। आरक्षण हटा दिया जाए तो क्या एस सी एस टी और विमेंस की मेरिट, विमेंस को आरक्षण की तुरंत जरूरत है, जनरल के बराबर आ पाएगी क्या? एक उदाहरण दे रहा हूँ, 50% विमेंस यूपीएससी में आ रही है क्या? जबकि एक स्टडी की गई है वर्जीनिया ह्यूमन साइंस सेंटर में, वो स्टडी कहते हैं दुनिया के सारे ह्यूमन पर स्टडी की गई है, सारे रेसेस पर। सबसे ज़्यादा विकसित रेसेस कौन से हैं? काकेसाइड। काकेसाइड इज मोस्ट डेवलप्ड रेस, ह्यूमन रेस। काकेसस माउंटेन में पाए जाते हैं। उनके मेंस और बुशमैन सबसे नॉन डेवलप्ड रेसेस हैं, ट्राइबल्स हैं अफ्रीका में, बोत्सवाना में, की विमेंस। स्टडी की गई, कंपैरेटिव स्टडी की गई और पाया गया कि किसी भी मामले में कोई भी रेसेस किसी से कम नहीं है। पहली बात, तो डिफरेंट आ रहा है क्लाइमेट और नेचर का, और नर्चरिंग का डिफरेंट आ रहा है, और ना ही विमेंस और मेंस में कोई क्षमता में अंतर है। इट मीन्स दैट काकेसाइड मैन इज इक्वल टू बुशमैन वीमेन। जब प्रकृति ने कोई अंतर नहीं किया तो क्या कारण है कि 50% वीमेन पॉपुलेशन पार्टिसिपेट ओनली 10% सिस्टम? इट मीन्स दैट प्रोटेक्शन इज नेसेसरी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? फुल पार्टिसिपेशन। जितनी आपके नंबर से उतना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर आप आरक्षण दोगे महिलाओं को तो ही 50% महिलाओं की स्थिति प्लेट होगी। सिस्टम में 50% महिला 50% पुरुष होना चाहिए ना। जब प्राकृतिक क्षमता में अंतर नहीं है तो अंतर क्यों आया? डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे आया ना। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन। महिलाएं धर्म का काम नहीं कर सकती, महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती बढ़िया से, संपत्ति में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। जब उनको आप संपत्ति नहीं दोगे, उनको एजुकेशन नहीं दोगे, तो सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे? उनको कमजोर माना जाता है। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं क्या? दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं, कितनी महिलाएं? डिस्पाइट दैट सीएम इज वीमेन, बट कितनी महिलाएं हैं एमएलए? बताइए आप मुझे। क्या बराबरी है क्या 50%? इट मीन्स दैट रिजर्वेशन इज मीन टू सोशल जस्टिस, इन सोशल जस्टिस इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रकृति ने सबको समान बनाया है और वो समानता का सिद्धांत डेमोक्रेसी में लागू होता है। और अगर वो समानता नहीं मिल रही है देन टू प्रोटेक्शन, एंड द वे ऑफ प्रोटेक्शन इज रिजर्वेशन। So reservation is essential for social justice. Social justice is essential for natural justice. हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप नेचुरल जस्टिस पर है। तो आरक्षण गलत है क्या? अब एंटी रिजर्वेशन वालों को अगर कोई बात मैं बताऊं तो मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने बता दी बात। मैं अगर कह दूं महिलाओं को, अब लोग क्या कहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अरे बहुत परेशान करती हैं पुरुषों को, ये वो, सारी नौकरी ले लिया। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, देश का विकास तब होगा जब 50% महिलाओं की क्षमताओं का उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे हम? अभी 2 महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना बड़ा काम किया। जब उनको आप अवसर दोगे तभी तो उनकी क्षमताओं का उपयोग करोगे। दुनिया के जो भी देश विकसित हैं वो कब क्यों विकसित हुए? बिकॉज उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया। या एस सी में टैलेंट नहीं है क्या? हिंदुस्तान के सारे टैलेंट्स को एक्सप्लोर करो आप, वो इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दो, तो जो सबसे बढ़िया टैलेंट होगा वो आपके पास आ जाएगा। हम लोग ओलंपिक में कितने मेडल लाते हैं? 65 जी। क्यों लाते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ बैडमिंटन लोग कौन खेलते हैं पता है? आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो प्रोफेसर जो ज़्यादा खा के मोटे हो गए हैं वो थोड़ी चर्बी कम करने के लिए बैडमिंटन खेलते हैं, और उन्हीं की इच्छा करती है अपने बच्चों को भेज देते हैं, जाओ यार तुम ओलंपिक खेल के आ जाना। प्रोफेशनलिज्म कहाँ है? टैलेंटेड खिलाड़ी कहाँ पर हैं?
देखिए गाँव से बढ़िया बढ़िया लड़के निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं, जैसा उनको मौका मिलता है। तो आरक्षण यही है कि हर व्यक्ति को समानता दे दो आप सिस्टम में, पार्टिसिपेशन दे दो, सबसे बढ़िया टैलेंट आपके पास आ जाएगा, फिर आपके देश का विकास और सबको न्याय भी मिल जाएगा। क्लियर? तो सोचने का तरीका ही होता है बेटा, ठीक है? जो भी आप सोचोगे, सोचने का तरीका ही सिविल सर्विस है, बाकी कुछ नहीं है। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? यस, सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री से आपने किया। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? अच्छा अच्छा, ड्यू से है क्या आपका? अच्छा, आपका क्या है? पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ यूपी से हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई ऑल्सो बिलोंग टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 9 आई वाज पास्ट। इकोनॉमिक सब्जेक्ट वहाँ से रहा था और इंग्लिश रहा था। प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और का 3 साल मैंने स्टडी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो उन्होंने वैल्यूज़ दिए, पाटरमी टाटा बोरस, जितनी शाखाएं उतने ब्रिज। और ये चीज़ आप मान के चलना कि आप ब्रिज ही बने, ब्रांच ना बने। ठीक है, पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक कल्चर था, थोड़ा सा बीच में उसकी गिरावट आई, लेकिन फिर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बच्चा अपनी क्षमताओं की यूटिलाइज करता ही करता है, वहाँ की एक विशेषता है। थोड़ा बायस्ड हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना बढ़िया कल्चर मुझे नहीं मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे इतना बढ़िया कल्चर, ना तो बच्चे पढ़ते हैं ना प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, दिन भर इसी जुगाड़ में रहते हैं, सर हमें अच्छा नंबर दे दो। क्या दे दे भाई? वैल्यूएशन तो काफ़ी, मैं, हम लोग तो बेटा बहुत अभी आप पास हुए हो, हम लोग बहुत पहले से थे। एक वहाँ प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मोहम्मद काजमी सर थे। तो ही इज़ माई आइडियल, मेरे आदर्श हैं। अभी वो पढ़ाना बंद कर दिया उन्होंने, बहुत ओल्ड हो चुके हैं। वो कहते थे कि मित्र बन के पढ़ाइए और शत्रु बन के मूल्यांकन करिए। पढ़ाते समय आप मित्र रहिए, ठीक है? टीचर यू शुड बी ए फ्रेंड टू स्टूडेंट। लेकिन जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, यू शुड बी लाइक ए एनिमी। उसकी कमियों को पहले पकड़िए, अच्छाई तो है ही है। उन्होंने ये बात कही और वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है, मित्र बन के पढ़ाइए और शत्रु बन के कॉपी चेक करिए। अब तो बहुत चेंज आ गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग जब थे उस समय बहुत बढ़िया कल्चर था, सीनियर का बहुत सम्मान होता था वहाँ। अब तो पता नहीं क्या है, स्थिति है। अच्छा, अभी भी है? ओके ओके। जटाशंकर तिवारी जी चले गए क्या फिलोसफी से? हैं अभी? अभी हैं? मेरा नाम बताना उनको अगर मिले तो। सिंह सर, बहुत, फिलोसफी में तो उनका बहुत बड़ा नाम है, जटाशंकर तिवारी। संगम लाल पांडे तो चले गए, बहुत पुराने थे वो। उनको तो लोग पागल कहते थे, वो सोने पर 3 घंटे यहाँ ऑफिस से इंटरव्यू दे रहे थे। तो बोला व्हाट इज जीरो? 3 घंटे आप ना सुन पाओगे ना मैं सुना पाऊंगा, बिकॉज दिस इज ए लॉन्ग टॉपिक। इससे नो में इसका जवाब नहीं होता। तो बोर्ड ने कहा आप प्रशासन नहीं कर सकते, बट आप बहुत अच्छे फिलोसफर हो। तो आप लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं क्या? अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? अच्छा, आप कहाँ से हैं? बेंगलोर, कर्नाटका। तो 5 ईयर लॉ वगैरह किया आपने क्या? अच्छा अच्छा, खाली बीए करने आप चले गए बेंगलोर? अच्छा, डिस्टेंस। देखिए एवरीबॉडी इज जीरो व्हेन स्टार्ट टू बिगिन कंपटीशन। आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप सिरे से पढ़ेंगे, ठीक है? और हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट आएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले ही दिन ये बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, जेएनयू से भी पढ़ा हुआ हूँ, डीयू से भी पढ़ा हुआ हूँ। तो कई सारी यूनिवर्सिटी का अनुभव मेरे पास है।
मैं ये डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। बहुत यूनिक स्टाइल है वहाँ पढ़ाने के। तो मैं कई सारे स्टाइल को मिक्स करके आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा चीज़ों को। बस क्लास को सीखते रहना बस। उन चीज़ों को नोट करते रहना जो आपको ज़रूरत पड़े। क्योंकि मार्केट में आप जाते हो, ये बुक ले लेना, ये नोट्स लेना, कुछ नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में केवल आपका दिमाग होता है और आपके पेन होते हैं बस। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि दिमाग और पेन, दिमाग में जो आएगा पेन से वो लिखेंगे, और कुछ नहीं है। बुक्स वगैरह सब आपके घर पे छूट जाती है। कुछ रह जाता है क्या?